नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक तरफ अन्नदाता सड़कों पर है, कई मांगे हैं, एमएसपी है जिसको लेकर आंदोलित है। सरकार कई दौर की मीटिंगें कर चुकी है, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। क्या कारण हो सकता है, उस पर भी डिबेट करेंगे। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरा जो हफ्ता होगा उसमें किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। एक तरफ अन्नदाता सड़कों पे है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी सड़कों पे आ जाएंगी। धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं तो रैलियां उनकी भी होंगी, उनके भी जिंदाबाद चलेंगे। तो हम आज इसी मुख्य मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि एक तरफ तो किसान सड़कों पे रहे, दूसरी तरफ राजनेता भी सड़कों पे आने वाले हैं। चुनाव होगा तो नेचुरल है कि सड़कों पे आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और इन दोनों के बीच में चुनाव का परिणाम किस तक जाएगा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किसान अगर हैं तभी हमारी पहचान। अन्नदाता है, अन्न को उगाते हैं, हम उसको खाते हैं और खाने के बाद ही राजनीति की एबीसीडी लिखते हैं। हमारे साथ महत्वपूर्ण आज के डिबेट में राष्ट्रीय स्तर के नेता, जाना पहचाना चेहरा, आज देहरादून में थे, तुमने कहा उनका फायदा लिया जाए। राम कुमार वालिया जी हैं। वालिया जी, आप 3 बड़े संगठनों के अध्यक्ष हैं, इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटों का जो यहाँ पे चयन होता है, इनका प्रयास होता है कि मैक्सिमम सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। तो भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष ये रख सकते हैं और रखेंगे भी। दूसरी तरफ मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन के ठाकुर रमेश चौहान जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने जब पहली बार किसान आंदोलन चला तो दिल्ली की सड़कों पे इनका चेहरा भी दिखाई देता था। सब मिलकर के लड़े, लड़ने के बाद इन्होंने जो कानून आया था उस कानून को वापस भी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका में इन लोगों का रोल रहा। आज फिर से ये सक्रिय है, उत्तराखंड से अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा भी रहे हैं। इनकी टीम वहां लगी भी है। तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव अगर सामने है और आप भी सड़कों पे हैं तो किस चीज को महत्व दिया जाएगा। तीसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े संगठन चलाते हैं, मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं। हमारे साथ हितेश जी। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं राम कुमार वालिया जी के पास चलूंगा। दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में माहौल किसानों ने बिगाड़ रखा है। कहते हैं कि अगर वह यही माहौल रहा तो लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये जो एनसीआर का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया है, लगभग 30-40 ऐसी सीटें हैं जिसपे ये किसान का आंदोलन अपना प्रभाव दिखा सकता है। क्यों नहीं इनकी मांगों को मांगी जा रही है? अगर ये सड़कों पे है, कोई महत्वपूर्ण बड़े बड़े निर्णय आप लोग पल भर में ले लेते हैं, एक कैबिनेट बुलाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद आप सीधे उसकी घोषणा कर देते हैं। आज अन्नदाता सड़कों पर है और उन किसानों की मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कि आप इस आंदोलन को अगर छोड़ दिया जाए तो किसानों के लिए आप भी संघर्ष करते हैं। तो अगर किसानों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये जो बातें इनकी हैं, जो मांगे हैं, इसे क्यों नहीं मांगा जा रहा है? राम कुमार वालिया साहब। देखिए, धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज यहाँ डिबेट आयोजित की, ये भी भागीदारी करने का अवसर मिला। देखिए, जो किसानों की मांगे हैं और उनको माने जाने का सवाल है, वो इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना जनता, किसान और आप समझ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसमें सरकार के सामने भी टेक्निकल कठिनाई भी है जी। जैसा कि एमएसपी का सवाल है जी। एमएसपी, देखिए, कोई भी सरकार हो, एमएसपी बनती है सरकारी रेट के लिए, जिसको कहते हैं समर्थन मूल्य। अब हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि जो व्यापारी भी सामान खरीदता है वो भी एमएसपी पर खरीदे। तो सरकार के लिए इस पर कानून बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सरकार कैसे बंधित कर सकती है कि आप इन रेटों। ठीक है,
इस तरह से कुछ कठिनाइयां हैं जो सरकार के सामने भी हैं, लेकिन इंडियन किसान यूनियन का निरंतर ये प्रयास है जी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो हमारे किसान भाई भी उनकी समस्याओं का निदान हो सके, जी सरकार की गरिमा भी रहे। तो इस तरह के काफी रास्ते हैं, कुछ रास्ते हमने सुझाव भी दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है, कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, हमारी वार्ता भी कुछ लोगों से हुई है। तो हमसे पूछा गया था, हमने उनसे कहा है कि देखिए, जब तक आप किसानों के निर्णय में किसानों को भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक किसान संतुष्ट होने वाले नहीं है। ठीक है एक सुझाव हमने महत्वपूर्ण इंडियन किसान यूनियन ने सरकार को ये दिया है जी कि राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा श्रीवास्तव साहब की काफी प्राधिकरण बने हुए हैं, जैसे आपदा नियंत्रण प्राधिकरण बना हुआ है, आयोग बने, इसी प्रकार से एक किसान विकास प्राधिकरण बना दिया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और सारे किसान संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें उनको सदस्य बना दिया जाए। वही प्राधिकरण किसानों की फसल खरीदने का काम करे, वही प्राधिकरण उसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट करने का काम करे, उसको यथासंभव स्थान पर बेचने का काम करे। तो इससे क्या होगा कि एक तो किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा। दूसरी बात, जो ये रोज का झंझट होता है कि आज इस मुद्दे को लेकर समस्या, आज इस मुद्दे को लेकर समस्या, तो इस पर भी विराम लग सकेगा। जो भी बातें होंगी प्राधिकरण के अंदर होंगी। वाले साहब, आपने जो बातें की वो समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट व्यवसायी को हम कैसे बाध्य कर सकते हैं, लेकिन सरकार को, मैं आपसे आपके पास लौटूंगा, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल कौन सा इतना बड़ा बर्डन पड़ रहा है? आप लाखों का, करोड़ों का, मतलब पल भर में निर्णय ले लेते हैं। तो आपके पास मैं लौटूंगा और जानना चाहूंगा, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक बर्डन पड़ने वाला है, मैं सीधे ठाकुर चौहान साहब के पास, रमेश चौहान के पास, चौहान साहब, किसान भी लगता नहीं कभी कभी जिद पे अड़े हैं? अगर थोड़ा आप भी झुको, थोड़ा सरकार भी झुके, जो ये महीनों से, हमारी समझ से 8 फरवरी से ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का निर्णय तभी निकल सकता है थोड़ा वह झुके, थोड़ा आप झुके। आप भी झुकने को तैयार नहीं है, वो तो सरकार है, राजा है, राजा कहाँ झुकता है, लेकिन वो आपके साथ बात करने को तैयार है, अपनी आपकी समस्याओं को सुनने को तैयार है। आपकी मांगों में लगभग 60% मांगों को मान लिया गया, तो थोड़ा सा झुक जाओ साहब, हो सकता है कि निर्णय निकल आए और हम सब जो आज कष्ट में है, पीड़ा में है, आम जन भी अन्नदाता को सड़कों पर देख करके पीड़ा में है, हो सकता है रास्ता निकल आए और सब खुशियां मनाए। रमेश साहब, ये सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। आप सब शिवरात्रि जी, अब किसानों के मुद्दे हर समय उठाते रहते हैं, हमें आमंत्रित करते हैं आप अपने इसमें मीडिया पे। तो जो आपने भी बात कही कि हम जिद पे अड़े, जी शिवरात्रि जी, जिद पे हम कैसे अड़े? हमने जब पहले भी हमारा आंदोलन हुआ, दिल्ली तक हम गए, तो हमने जो उसमें प्रावधान थे इसके अंदर, अपना बिल के अंदर, तो उसमें खामियां थी, इसीलिए उनको विड्रॉ करना पड़ा। मैं देखो, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर चीज में एक स्लोगन चल रहा है उनका, इलेक्शन टाइम है, मोदी गारंटी। तो किसानों को क्यों गारंटी दे नहीं पा रहे? अभी बाले जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, इन्होंने भी अध्ययन किया है, किसानों के माध्यम में गए हैं, अच्छा स्लोगन मुझे पसंद आया। इन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है दिल्ली सरकार के लिए कि भाई हर किसानों को एक ऐसा किसान आयोग बनाया जाए जिसमें जितने भी किसान संगठन है अपना हमारे इंडिया के अंदर, तो सारे को उनका एक उस आयोग में जोड़ा जाए और उसको सारी किसानों की जो समस्या है उनके थ्रू हो, सारी जो प्रक्रिया है अपना शेयर परचेज की किसान की जो फसलों की है उनके थ्रू हो। बहुत अच्छी बात है, ये हमने भी दिया है। हमारे किसान संगठनों ने भी यही बोला कि जब तक आप ये बिल बनाते हैं, कुछ भी किसानों के बारे में करना चाहते, तो आप किसानों को उसमें शामिल ही नहीं करते, अब बंद कमरे में आप उसको डिसाइड कर लेते हैं। रही बात अभी आप बोलते हैं कि आंदोलन बैठे, हम ये भी देखो सब साहब, हमने पहले भी हम गए संतुष्ट होकर, जब उन्होंने बोला हम वापस चले गए। फिर हमारा एमएसपी का, उन्होंने एमएसपी भी हमारे पहले गारंटी दी थी कि हम एमएसपी लाएंगे, तभी हमने विड्रॉ कर रहे थे सारे वो अपना बिल। फिर जब अभी दूसरा इलेक्शन शुरू हो रहा है, दूसरा भी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो तब तक उन्होंने हमारे को लॉलीपॉप देके ये एमएसपी का कुछ हमारे पास कोई ना, उन्होंने फाइनल किया ना कुछ डिसाइड किया।
फिर किसान दोबारा दिल्ली बताइए, आप जानते हैं कमजोर नस चुनाव, एक पॉलिटिकल पार्टी की कमजोर नस होती है चुनाव, और इस समय चुनाव स्तर पे है, तो आप वही दबाना चाहते हैं क्या? ठीक, देखो वो दबाना नहीं, आप उसको अगर देखिए, मैं भी किसान परिवार, हमारे फादर गवर्नमेंट में थे, लेकिन हमारे दादा लोग किसान थे, कहना नहीं चाहिए। हो सकता है मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, इसको ब्लैकमेलिंग का भी नाम दिया जा सकता है साहब। इसको लोग कह रहे हैं कि समय पे जिस तरह से आपने नस को दबाया है, बीच में जब आपके पक्ष में निर्णय हो गया, ये एमएसपी की बात हो गई, तो आप तात्कालिक रूप से, जब आपको एक समय सीमा दी गई थी, उसके बाद आपने क्यों नहीं दबाव बनाया? चुनाव के दौर में ही क्यों बनाया? मैं लौटूंगा आपके पास, ये जानना चाहूंगा कि चुनाव के समय ही आप दबाव क्यों बनाते? जी, चुनाव के समय ही क्यों आप दबाव बनाते? हितेश भाई, एक तरफ किसान सड़कों पे है और एक तरफ राजनेता सड़कों पे आ रहे हैं चुनावी रैलियां करने, तो आपको लगता नहीं कि ये जो जिस बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर यही माहौल रहा तो लगता नहीं कि भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? हितेश जी, क्योंकि आप थोड़ी सी उन विचारधारा से भी जुड़े हुए हो और आप बेबाकी से कहते हो, तो हमारी समझ से आपकी बात को अगर लोग सुनेंगे तो हो सकता है निष्कर्ष पे पहुंचे। हितेश जी, सर्वप्रथम तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को इस डिबेट में आमंत्रित किया जी। और मैं इस विषय पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जैसा अभी आपने बताया कि अभी चुनाव है और इस तरह का माहौल जो हमारे देश में ये बन रहा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो ये 21वीं सदी का भारत है और इस भारत को बनाने के लिए अनेक जवानों ने सरहद पे कुर्बानी दी है, अनेक किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके इस देश को बनाया है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और पूरे विश्व में इसका डंका बोलता है। किंतु आज दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान जो है अपनी मांग को लेके सड़क पर बैठा है और सड़क पर बैठने से जो रास्ता अवरुद्ध हुआ है उससे अनेक किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आवाजाही का जो रास्ता है एक आम वर्ग का जो व्यक्ति है उसका सड़क ही होता है। जो संपन्न लोग हैं वो हवाई मार्ग से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं या अन्य संसाधनों से वो अपनी दिशा तय करते हैं, किंतु एक जो आम वर्ग है उसे तो सड़क के माध्यम से ही जाना पड़ता है। तो इसमें जो है मैं यही कहूंगा, वार्ता चल रही है, वार्ता का निष्कर्ष जल्द से जल्द मिलना चाहिए और किसानों से भी मैं इस पे निवेदन करूंगा कि प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। अगर हम बात करें डेवलप कंट्रियों की, जो विकसित देश हैं, उनकी बात करें तो प्रोटेस्ट वो भी करते हैं, पर उनके प्रोटेस्ट करने से अगर आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, एक आम वक्त, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? कितने ही वर्कर होंगे जो उन्हीं रास्तों से अपने जो है दिनचर्या का अपना जो कामकाज है उसमें जाना चाहते हैं, पर वो नहीं जा पाते, अपना जीवन यापन उनका दुर्भर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक स्तर पर आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं पॉलिटिकल जानकारी जानना चाहता हूँ, निष्पक्ष रूप से जानना चाहता हूँ, अगर यही माहौल रहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर आप कहोगे तो हो सकता है वो चेतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आज चेहरा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि पिछली बार भी भारी मतों से जीत के आए थे और उन्होंने जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी बनाई थी, और इस बार भी जो है जोरों शोरों से जो है उनका चेहरा जो है पूरे देश में चल रहा है। और भाई उसी में अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष पे ऐसा कोई चेहरा नहीं है। अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं जयंत चौधरी जो थे एक बहुत बड़े नेता हैं किसानों के, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि उसका फर्क पड़ेगा, किसानों के जो नेता हैं इनमें एकजुटता का अभाव है। किसान इस प्रोटेस्ट को लेके तो चल रहे हैं, पर पिछली बार जिस तरह का प्रोटेस्ट था उसमें कहीं ना कहीं सब एकजुट होकर उस कार्य को कर रहे थे, पर अभी पावर देखिए ना, जिस किसान की यूनिटी पे आप हंसने लगा, उनका विल पावर देखिए। पिछली बार देखिए किस तरह से वो डटे थे, इस बार भी देखिए वो हिलने को तैयार नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास। एक प्रश्न तो मैंने किया कि क्या आर्थिक कितना बोझ पड़ सकता है, दूसरी तरफ आप जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं, आप दोनों की पीड़ा समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल पर्सन भी है और किसान भी है, तो किसान के नाते आप किसानों का भी दर्द समझ सकते हैं।
तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर किसान इसी तरह आंदोलित रहे तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, चुनाव में नुकसान या फायदा ये तो वक्त बताएगा, इसके बारे में तो कुछ कहना संभव अभी नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे किसान हैं वो भी समझते हैं कि इस समय जो परिस्थिति है जी, सरकार चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले सकती है। क्या क्या मैं आपको परिस्थिति क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, परिस्थिति ये है कि 10 या 12 मार्च को आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई भी निर्णय देश में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको भी पता है। ठीक है, अगर इतना कम समय इस सरकार के पास बचा है, ठीक है, तो सरकार जब तक कोई शासनादेश निकालेगी तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस समय सारे अपने आंदोलनों को समाप्त करें, क्योंकि समय नहीं है प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का कोई समय नहीं है। ठीक है, जब समय आएगा तो हम भी बैठे हैं, हम भी सरकार से वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे किसानों के लिए, क्योंकि हम खुद किसान के बेटे हैं, किसान का दर्द समझते हैं कि जो किसान को फायदा भी हो। और देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है श्रीवास्तव साहब कि कानूनों से अच्छा है कि हम किसानों को किसानी की नई नई तकनीकी सिखाकर, नए नए लाभ देकर उनको साधन संपन्न बनाए, उनको जागरूक बनाए, उनको मुहैया कराए ऐसे ऐसे यंत्र और ऐसी ऐसी सुविधाएं कि जो अपनी फसल को वो दुगना तिगुना ले सकें। जैसे जैविक कृषि है, यदि हमारे किसान भाई जैविक कृषि को अपनाते हैं तो आज जो गन्ना 250 रुपए 300 रुपए क्विंटल, 350 रुपए क्विंटल बिक रहा है, यदि आपको बता दूं कि जैविक गन्ना यदि हो जाएगा तो 600-700 रुपए क्विंटल वो गन्ना बिकेगा, क्योंकि जैविक के बहुत ज्यादा रेट हैं। इसी प्रकार जैविक दालें, जैविक साग सब्जी यदि हमारे किसान भाई लगाएंगे तो उसमें उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सर, तो हम इस तरह से भी किसानों को जागरूक करेंगे। बहुत अच्छी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हमारी समझ से आज की डिबेट को हम लोग इतना वायरल करेंगे कि आपकी इन सुझावों को उन तक पहुंचाया जाए जिनके पास ये समझ नहीं हो पा रही है कि किसानों को समृद्धशाली कैसे बनाए। दूसरी तरफ आपने कहा, बड़ा टेक्निकल चीज कही है, आपने कहा कि 10-15 के बीच में चुनाव की आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता लगने पर कोई निर्णय नहीं निकल सकता। आ रहा हूं सर, मैं आप ही के पास आऊंगा। निर्णय, अरे ये तो अच्छा है, पॉलिटिकल दृष्टि से अगर देखा जाए, मतलब आधा पॉलिटिकल निर्णय तो ऐसा होता है लॉलीपॉप की तरह। तो आपको तो चाहिए लॉलीपॉप दे दो कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, आचार संहिता लगी है, मैं क्या करूं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता कि ना तो हम चाहते हैं कि सरकार लॉलीपॉप दे, और मुझे लगता है सरकार भी नहीं चाहती कि लॉलीपॉप दिया जाए। जो भी फैसला होगा ठोस फैसला होगा, प्रभावी फैसला होगा, और ऐसा फैसला होगा कि जो लंबे समय तक किसान की दशा दिशा को सुधारने में सार्थक होगा। तो मैं तो यही पूरे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा संयम किसानों को और रखना चाहिए। ठाकुर साहब, सही क्यों नहीं रख पा रहे? अपने घरों पर जाकर इस समय तो देश की एकता अखंडता, देश की मशीनरी के लिए आप ही के पास आ रहा हूं। तो यही मैं सुझाव आपके माध्यम से किसानों को दूंगा। इस समय कोई आंदोलन करने का समय ही नहीं है। ठाकुर साहब, मैं इस बात में भी कहना चाहता हूँ। अभी बाल्या जी ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है। समय से जब हमने पहले वाला जो हमने कानून वापस किया था, उसी समय ये चीज क्लियर हो गई थी कि एमएसपी पे हम काम करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, मोदी जी ने बोला कमेटी बना दी। लेकिन अब तो दूसरा इलेक्शन शुरू हो गया, तो उस टाइम से लेकर इन्होंने क्यों नहीं करा? सबसे बड़ी बात भी बोले कि अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी भी हम 1.5 महीने से वहां बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो निर्धारित हो सकता था, कुछ वायरल बना सकते थे कि हम हमारे को कुछ तो कागज मिलता। हमारे सरकार आगे बनती है, उसको आगे फिर वारंट के पास जाते हैं। लेकिन उसमें क्या, इन्होंने जानबूझकर इस चीज को इस यहाँ तक ले आया ताकि हमें ये बहाना मिल जाए आचार संहिता। सर, ये तो कहीं ना कहीं हमें भटकाने की कार्य हो रहा है ना। रही बात, आप बोले कि हम जैविक खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कर रहे हैं। मैं बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हिमाचल चाहता हूँ, हमारे यहाँ अपनी टेक्निकल खेती होती है, सेब की खेती होती है। मैं इस विषय को मैं आपको गंभीर से सुनना, ये विषय बहुत बड़ा है। अभी हमने हाल ही में, अभी 10-15 दिन पहले हमने किसान यूनियन ने, हमारे फाउंडेशन यूनियन ने, हमने यहाँ पे आंदोलन धरना दिया था अपना मंडी के अंदर। हमारे जो बागवानी है किसानों के गन्ने की पेमेंट हो,
सेब की पेमेंट हो, अनाज की पेमेंट हो, वो पेमेंट क्यों सरकार डिले करती, 3-3 साल तक पेमेंट का किसानों की होती नहीं है। यहाँ पे भी इस मंडी के अंदर, देवगन मंडी के अंदर अभी किसानों का 2 करोड़ रुपया आरती ने अपनी दुकान दिवालिया बंद कर दी, जबकि उस मंडी के अंदर, समिति के अंदर सरकार का नुमाइंदा बैठता है, सचिव बैठता है, उसके टेबल के नीचे जिन आड़तियों ने ये काम किया है, 2-3 साल से लेकर किसानों का सेब का पैसा भुगतान नहीं दिया, और आज वो बोलता कि मैं दिवालियापन हो गया, मैं नहीं दे सकता मुझे। और फिर हमने क्या करा, हमने प्रोटेस्ट करा। हम इस विषय में हम फिर दिनेश जी के पास गए, अपना कृषि मंत्री के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर में आपका भुगतान करवा दूंगा। नहीं करेंगे हम दोबारा उसमें अभी फिर करेंगे प्रदर्शन। आप एक चीज देखो ना सर, हम जो हिमाचल का किसान है, जो अभी यहाँ उत्तराखंड का भी किसान है, जो बड़े बड़े पहाड़ों में, मतलब जो पहाड़ों में जो सेब का काम कर रहा है, तो उनको जब उचित समय पे उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ तो आरती बैठा है, वो सेब बेचता है, सेब बेचने के बाद उनका पेमेंट सालों तक नहीं देता, कोई भाग जाते हैं वहाँ। एक चीज ये बताओ आप, कल अगर एमएसपी आ जाती है जी, और उसके बाद भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सामान बेचोगे वो पैसा नहीं देंगे, तो सरकार क्या करेगी उसमें? मैं कहना चाहता हूँ, जब एक चीज हमारी क्लियर हो गया, अभी इन्होंने ओपन मंडी करी, जैसे हमारा किसी भी मंडी के अंदर माल बेच सकते हैं, एमएसपी आएगा, तो एमएसपी के अंदर ये होता है, जैसे भी इन्होंने कुछ छोटी छोटी मंडियां बना रखी है, उसमें क्या कि किसानों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया कि आप अपना जो माल है आप बैठकर भी बेच सकते हैं मंडी के अंदर। लेकिन अभी तो मंडी समिति ने ये करा कि दुकान किसी प्राइवेट को अलग कर रखी है, किसानों को घुस ही नहीं सकता वहां पे जाके। और मैंने अब देखो, सपोज मैंने सेब का गाड़ी लाया, किसानों के एक और जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। आरोप लगता है कि आपके बीच के लोग ही बिचवैये की काम करते हैं ये सामान बेचने में, उनसे कैसे आप बचोगे? हम देखो, किसानों के बीच के कोई काम नहीं करते, जो आड़तियों के एजेंट होते हैं वो क्या कि आते पहाड़ों में घूमते रहते हैं अपने सेब और माल के लिए। अब किसान क्या होता है, उसको तो मंडी में जाना है, वहां जाके क्या बोलते हैं कि हम इतना बेचेंगे मंडी में, जब हमने वहां रेट फिक्स कर दिया, वहां मंडी अपनी मंडी से बेचेंगे, वहां तो हमें पता ही नहीं चलता कि वहां तो हाथ के नीचे बेचा जाता है माल। वो नहीं भी अभी बड़ी, जब हमने ये जागरूक हुआ किसान, तभी ओपन बोली होती थी। पहले आपको पता है कि रुमाल के अंदर बोलियां होती थी मंडियों के अंदर, पहले जिस चीज को सब चीज जानते हैं मंडियों के अंदर, पहले खुला खेल होता था। आज भी चाहे वो किसान आपका इसका अपना गन्ने का हो, किसी भी चीज का हो, फिर भी वो अंदर आड़तियों के द्वारा कहीं ना कहीं वो कट रहा है और उसको शोषण किया जा रहा है। हाँ, इतने कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी पेमेंट को लेके भाई साहब चौहान जी ने बात की अपनी, कि किसानों का कहीं ना कहीं शोषण होता है, तो ये बहुत मुख्य विषय है देश का। और ये विषय क्या है, ये विषय तो अगर आप देखें तो एक मजदूर का बच्चा साइड पे मजदूर ही बन रहा है, और किसान का बच्चा भी जो है उससे कितनी फैसिलिटी मिल रही है। ये विषय शिक्षा का विषय है, क्योंकि अगर हम विदेश में, अभी अमेरिका में जर्सी क्षेत्र है, उसमें वहां के किसानों का अध्ययन कर रहा था कुछ देर पहले, तो मैंने पाया कि वहां का किसान इतना ज्यादा टेक्निकल स्ट्रांग है और वो डिग्रियां लेता है, पढ़ाई करता है, और उससे वो व्यवस्था सरकार के माध्यम से, स्कूलिंग के माध्यम से दी जाती है। तो जब वो बदलाव की दृष्टि होगी, जब वो बच्चा जो है, किसान का बच्चा और ज्यादा स्ट्रांग होकर आएगा, तो वो अपने लिए लड़ना भी जानेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अपने जो है उसके जो अपने यूनियन के जो नेता है उन्हीं पे निर्भर रहेगा, वो सक्षम किसान बन के निकलेगा और वो अपने कलम को भी चलाना जानेगा और फावड़ा भी चलाना जानेगा। तो ऐसा स्ट्रांग किसान जब देश का निकल के आएगा, तो ये कृषि प्रधान देश है, कैसे विकसित नहीं होता ये भारत। लेकिन आप देखिए टीवी चैनल हम लोग देख रहे हैं कि जो पंजाब के, हरियाणा के किसान आ रहे हैं, इतने समृद्धशाली हैं। आप देखिए लाखों की नहीं करोड़ों की गाड़ियों से आ रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर देखिए अभी भी वह किसान इतना ताकतवर नहीं है, तो उसे ताकतवर बनाने की जरूरत है कि जो ताकतवर किसान जो चाह रहे हैं वो करने की जरूरत है। देखो श्रीवास्तव जी, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ। देखो, हर स्टेट की भौगोलिक जो परिस्थिति अलग अलग है। जैसे आपने अभी पंजाब का बोला, पंजाब के अंदर पहले से किसान बहुत रईस है, बहुत ज्यादा पहले से किसानी करते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फसलें जो पहले से बड़े बड़े जमीनों में काम करते हैं। रही आप उत्तर प्रदेश की है, जैसे छोटा हिमाचल का प्रदेश है, वहाँ आधुनिक खेतियां शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ जमीनें कम है। हम जो कि अब 4 बीघे में हम आउटपुट अच्छा निकाल लेते हैं, जैसे बालाजी ने बोला कि हम वो कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा सर क्या, ये वो चीज भी हो जाएगी, किसान भी पड़ जाएगा। अभी इन्होंने बोला था, हमारे जब बात में बैठे, मेरे साथी बैठे, इन्होंने अच्छी बात बोली है, जागरूक हो गए। आज तक जब हमारा कोविड का पेंडेमिक का दौर आया, तो जितने भी हमारे बेरोजगार, मतलब जो जॉब कर रहे थे लोग, सारे वापस आए। उन्होंने कुछ ना कुछ अपना कार्य शुरू करा। कोई अपना गोभी उगा रहा है, कोई पॉली हाउस में अपना मशरूम उगा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जब तक सरकार इनको रेट देने का एक अपना प्रावधान नहीं बनाएगी, हाँ, तो उनको कहीं मंडी में ले जाना पड़ेगा, वहां से लुट जाता हो मंडी के अंदर। और एक बात बहुत बताना चाहूंगा सर, जी, देहरादून की मंडी के अंदर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देहरादून की मंडी के अंदर पूरी भारत में किसान टैक्स फ्री है। देहरादून की मंडी के अंदर 6.25% गवर्नमेंट ने किसानों के ऊपर टैक्स लगा। ये जो कि अवैध है, इसको मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी, और मोदी जी को, बाली जी बैठे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो इस चीज को संज्ञान में ले। और ये जो किसानों का शोषण खुले से हम हो रहा है, प्रतिनिधि सचिव बैठता है मंडी समिति का, आप कहीं भी चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, हिमाचल में चले जाओ, वहां पर बॉक्स के 10-15 रुपए दिया जाता है। वो खुशी से देता किसान, लोडिंग अनलोडिंग अलग से काटते हैं। 6.25% जो कमीशन टोटल अमाउंट पे जो काटा जा रहा है, वो एक हर गाड़ी के पीछे 10,000 रुपए काटते हैं वो लोग। भले साहब दिल्ली में हम लोगों ने देखा, चाहे जंतर मंतर रहा, चाहे जहाँ जो वहाँ पे निर्धारित प्लेस है, वहाँ पे लोग आंदोलन बहुत दिनों से कर रहे हैं। कईयों को तो हमने देखा सालों से कर रहे हैं। तो अगर किसान अपनी बात को लेकर के आंदोलन दिल्ली में करना चाहता है, ठीक है, तो आप पहले तो ये था कि आपने कहा कि हम गाड़ियों से नहीं जाने देंगे, ट्रैक्टर को रोक देंगे, और आपने रोका भी। आदमी पैदल जा करके वहां बैठ करके वो प्रदर्शन करना चाह रहा है, तो उसको भी रोका जा रहा है, उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप आम जन के हक को रोकने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए वाले साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, प्रत्येक प्रदेश के किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग खेती करने का तरीका है। आप यूपी की बात करें तो यूपी के बड़े किसान नेता मेरे क्षेत्र के ही है, मैं भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ पुराना जी, भाई राकेश टिकैत मेरे मित्र भी हैं, बड़ी अच्छी मेरे संबंध हैं जी। उनकी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कुछ कह दूं क्योंकि मैं खुद यूपी का हूं। जैसे बिजली के बड़े हुए रेट की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं, उनकी अलग बातें हैं। फिर मुझे तेलंगाना जाने का मौका था। इंडियन किसान यूनियन के बड़ी संख्या में लोग तेलंगाना में रहते हैं। तेलंगाना के लोगों की अलग तरह की समस्या है। मैं पंजाब में भी गया, पंजाब में अलग तरह की खेती वो लोग कर रहे हैं, उसकी अलग समस्याएं हैं। हरियाणा की अलग समस्याएं। कहने का मतलब ये है कि 65 करोड़ देश के अंदर किसान हैं और हर एक क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनकी डिमांड है। अब सरकार तो एक है, भारत सरकार की समस्या ये है कि आपने जो कहा कि फैसला नहीं हो पा रहा, कोई बात रख रहा है, दूसरा वहां का किसान कोई सुझाव दे रहा है कि नहीं साहब ये लागू कर लो, दूसरे प्रदेश का किसान कोई सुझाव दे रहा है। तो मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ, जो मैंने कहा है कि जो मैंने सरकार को सुझाव दिया है, ये ऐसी कमेटी बने, ऐसा प्राधिकरण बने जिसके अंदर हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक यूनियन के किसान हो। तो मैं समझता हूँ सरकार कह दे भैया आप फैसला करो, हम पे छोड़ दो, हमें माफ करो। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई सुझाव नहीं है। और मैं चुनाव के बाद भारत के किसानों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं इस मुहिम में लगूंगा। और मैं चूंकि किसान का बेटा हूं तो किसान के लिए जीऊंगा, किसान के लिए मरूंगा। और कोई ना कोई काम, वो कहते हैं कि ये जिंदगी अनमोल है, कुछ ऐसे इससे काम ले, कल हम रहे या ना रहे पर लोग हरदम नाम ले। तो ऐसा काम जरूर कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी किसान याद रखेंगे कि भाई चौधरी राम कुमार वालिया ने कोई काम ऐसा कराया है जो किसान का भला हो रहा है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको, क्योंकि आज इस तरह के लोगों की, इस तरह की भावनाओं की जरूरत मैं आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूँ। ठाकुर रमेश दा, बहुत महत्वपूर्ण है किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसके निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन अगर आप इतने महत्वपूर्ण बिंदु पे हैं तो किसानों के और जो यूनियन है, जैसे एक नाम जिक्र किया इन्होंने चौधरी टिकैत साहब का, वह अपने आप को किसान का मसीहा करते हैं, तो आपसे दूरी क्यों बना रखी है ऐसे संगठनों में? मैं बताता हूँ, दूरी हमारे से किसी की नहीं है, सब अपने स्तर पे सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है और पार्टी में भी होती है, समाज संगठनों में भी होती है, तो वो भी आज नहीं आपके साथ नहीं, हमारे साथ है सर, हम उनके साथ है, आ रहे हो किसान उनके साथ तो है, वो कहाँ आपके साथ है? किसी प्लेटफॉर्म में मैं मानता हूँ वो किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, किसी कारण हमारे कारण वंश के अनुसार कुछ ऐसी कुछ
हुआ होगा जो सरकार के बीच में उनका संवाद नहीं हो पा रहा होगा, हमने किसी को आगे नेताओं को आगे रख दिया है, वो हमारा विषय है, वो हमारे परिवार की बात है। मैं साहब परिवार में जो ताकतवर बच्चा है, अगर वह बच्चा या वह व्यक्ति परिवार में नहीं खड़ा है तो दुश्मन कैसे करेगा? दुश्मन सरकार को आपने दुश्मन बना रखा है, और जब दुश्मन सरकार को बना रखा है तो सरकार जानती है आपका परिवार ही एक नहीं है, तो क्यों मदद करेगी आप? तो मैं मानता हूँ परिवार का हमारा है, लेकिन एक चीज होती है ना, यदि वो परिवार का जो हमारा हेड था पहले, यदि वो संवाद नहीं कर पा रहा है, हमने सोचा कि पढ़े लिखे किसान को सरकार अभी तो हम लोग नीड में रखा हूँ। तो आप समझो ना, यानी अभी भी आपको मैंने हमारे समाज सेवक बैठे हैं, उन्होंने बोला कि पढ़े लिखे किसान, अभी पहले भी बोल रहे हैं कि अच्छे लोगों का संवाद होना चाहिए, पढ़े लिखे हाईटेक खेती करनी है। अब वो हमारे सीनियर पर्सन है, अब वो अपने पुराने ख्यालों और खेतियों में रहते हैं, लेकिन हमने उनको थोड़ा कि आप हमारा अपना संचय करते रहिए, जमीन बना दी साहब। हाँ नहीं, वो देखो किसानों के मैं लेकिन हम चाहते हैं कि अब बनाए उन्होंने, लेकिन हमें भी कुछ लगा कि नहीं वो कुछ चीज ऐसी हुई है तो, लेकिन किसानों को इसमें कुछ हो नहीं रहा, कोई आदमी अपना प्रश्न कर रहा तो हमने उसको साइड में हटा के अपना दूसरे किसानों को अपना सेट दिया। ये जो अपने आप किसान का मसलिया करते हैं और उन्होंने किसानी के आड़ में जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कहीं आज अगर किसानों के इस आंदोलन में साथ नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं वो डर रहे हैं कि जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, अगर खुल करके वो साथ आ गए तो सरकार उनको बख्शेगी नहीं? हितेश जी देखिए, इसमें जो मेन बात है, जो भी भाई साहब चौहान जी भी बता रहे थे कि जो यूनियन के लीडर्स हैं, अभी शिक्षा की बात हो रही थी कि पढ़ा लिखा किसान, मैं ये आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो यूनियन के नेता है, क्या उसका बच्चा भी उसी स्कूल में जा रहा होगा जहां पे एक गरीब किसान का बच्चा जा रहा होगा? और यूनियन हो या इस देश की लीडरशिप हो, पिछले 75 वर्षों में ये देश आजाद हुआ है, आज देश का नेता जो है किस स्तर पे पहुंच चुका है, और आम व्यक्ति जो है। भाई ये तो आप भी जानते हैं, देश का दुर्भाग्य है, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, उस सरकारी स्कूल में कोई भी न तो नेता का बच्चा पढ़ता है न अधिकारी का बच्चा पढ़ता है। और उसके बाद जितने आप देखिए, जितनी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे कौन लोग जाते हैं, लेकिन आप कहते कुछ है। मैं सिर्फ उस चैनल से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो एक आम किसान है उसे अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा। अगर वो ये सोच के बैठ रखा है कि उसका जो है नेतृत्व करने वाला जो है, उसको 75 वर्ष हो गए हैं आजादी के, 75 वर्ष, आज भी ये समस्या जो की त्यों बनी हुई है। और अगर किसानों को अपना हित चाहना है तो उन्हें कलम भी चलाना पड़ेगा और अपने शोषण के विरुद्ध उन्हें खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा। रामकुमार वाले साहब से यही प्रश्न लेता हूँ। रामकुमार वाले साहब, आप तो किसानों में हर संगठनों से टच में है, चाहे वो कांग्रेस मानसिकता का हो, चाहे सपा मानसिकता का हो, चाहे भाजपा मानसिकता का हो, ये जो यूनिटी नहीं दिखा रही है सरकार, कहीं उसी का फायदा तो नहीं ले रही है? इनके में दम है ही नहीं, सब एक साथ है ही नहीं, बटे हुए हैं, इसलिए छोड़ दो ऐसे ही। रामकुमार वाले साहब, किसी का फायदा आप लोग तो नहीं ले रहे? नहीं, एक बात तो है सर कि जो किसानों के बीच में सर कुछ नेता टाइप के लोग घुस गए, सबसे पहले तो जो पहले से ही घुसे हुए हैं। अच्छा, जो भोले भाले किसान को उकसाने का काम करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप पंजाब की बात कर, ठीक है, तो पंजाब में हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं जी, जो भाजपा से चिढ़ रहे हैं, मान लिया मोदी जी से चिढ़ रहे हैं, चूंकि आपने देखा होगा कि हमारे किसान मित्र ने ये कहा कि मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया, उसको नीचे लाने की जरूरत है। तो इस प्रकार की बातें नहीं कहना चाहिए, हो सकता है नहीं कहना, भाषण में आदमी कह देता है, ठीक है ना, मैं उसी भाई आदमी कष्ट में है, पीड़ा में है, सड़क पे है, आंदोलन कर रहा है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह की बातें करना, देखिए राजनीति करना, राजनीतिक लड़ाई को राजनीति की तरह से लड़ो। आप चुनाव लड़ो, कौन मना कर रहा है? निर्दलीय चुनाव लड़ो, लेकिन किसानों को माध्यम बनाना, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, इसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। मैं भी एक नेता भी हूँ, लेकिन मैं कभी किसान के मंच पर राजनीति की बातें नहीं करता, ना मैंने कोई की है, ना मैं आगे से करूंगा। किसानों के यदि मंच है तो किसानों की बात करो, राजनीतिक मंच है तो राजनीति की बात करो, लेकिन किसी संगठन का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना मेरी राय में उचित नहीं है।
तो पहली बात तो मैं किसानों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि सर। नेताओं के चुंगल से बाहर आइए। चलिए यही प्रश्न ले लेता हूं। यदि आप आएंगे जी। तो फिर आपको सरकार की कठिनाई भी दिखाई देगी, सही क्योंकि बात। आप समझते हैं कि यदि अगर बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देती है सरकार तो जनता तुराई तुराई करती है, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि किसान बेचारा वो चीज पैदा करता है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। चलिए यदि उसके रेट बढ़ते हैं बहुत ज्यादा तो भी तो समय देश के लोगों को दिक्कतें पड़ती है। मैं चौहान साहब से कह लेता हूँ। चौहान साहब, कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से जो किसान के लोग या किसान के नेता जिनको जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहीं उनके हाथ का खिलौना तो ये आंदोलन नहीं बन रहा है। देखो मैं जैसा कहा सर ने, जी मैं अभी आपको इसी का जवाब देना चाहता हूँ। अभी एक चीज बताना सर, यदि हम लोग यदि हम किसान बोलने लग जाए, यदि उसका कोई किसान संगठन सपोर्ट करना चाहे, तो एक्चुअली वो तो किसान का नेता बन गया ना। और यदि कोई बोला ही कहीं नहीं तो फिर नेता तो नेचुरली बन गया वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हर किसान यूनियन के अंदर से मैं मानता हूँ, जैसे आपने ये बालाजी जी ने बोला कि कुछ लोगों ने वहां पे गलत शब्द बोले, प्रधानमंत्री तो हमारा भी है, मैं उस चीज के लिए मैं बोलता हूँ बातचीत गलत हुई है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन किसान नेता जो मैं भी कर रहा हूँ, किसान की पैरवी कर रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसान हूँ सर। मैं मेरा ना बीजेपी से कॉन्टेक्ट है ना मेरा भाजपा से कांग्रेस से कॉन्टेक्ट है, मैं किसान सेवा ही करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लोग नहीं बोलेंगे कहीं किसी मंच पे आपके माध्यम से नहीं बोलेंगे, तो अभी पार्टी पॉलिटिकल तो नेता तो ये बोलेगा तो नेता बन गया, लेकिन मुझे कोई किसान मेरे नेता सपोर्ट करने लगेंगे। धन्यवाद नितेश जी, धन्यवाद राम कुमार वालिया साहब। आप देहरादून में रहे और मैं तो उम्मीद करूंगा जब रहे तो कम से कम अपने अनुभवों का फायदा आम दर्शक को दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के आंदोलन को आम जन की नजर से देखने की जरूरत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वह किसान जो सड़क पे है, वह किसान जब मेहनत करता है तभी हमारे आपका परिवार खुशहाल रहता है, पेट पालता है। और अन्नदाता ऐसे नहीं कहा गया, वो जीवन दाता भी है, भगवान भी है। और अगर उसकी समस्या है, उस समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए। पॉलिटिकल दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, चुनाव सामने है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आपको निर्णय पे जाना पड़ेगा, उनकी समस्या को समझना पड़ेगा। आज नहीं कल उस समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन तत्कालिक रूप से उन्हें सड़कों से उठाइए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।